अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ मैं वेलकम करता हूं। और आज इस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं, दैट इज आर्टिकल नंबर 12.2 विच इज फील्ड्स ऑफ फोर्स। हम पढ़ने लगे हैं फील्ड्स ऑफ फोर्स के बारे में। आपको याद होगा फर्स्ट टॉपिक के बाद मैंने 11th टॉपिक आपको पहले करवाया है 12.11, जो कि इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्सेस का एक कंपैरिजन है। इस कंपैरिजन के बाद मैं आप लोगों को सेकंड टॉपिक पे लेके आऊंगा, दैट इज फील्ड्स ऑफ फोर्स। अब मुझे कंपैरेटिवली इस टॉपिक को भी समझाना आसान होगा। अच्छा, फील्ड्स ऑफ फोर्स में हम किस चीज के मुतालिक पढ़ेंगे ये हम अभी स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसे पढ़ने की वजह, एक खुलासा डिस्कस करते चलें। अच्छा, याद रखें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आप दोनों लॉस को देख लें। आप जानते हैं न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ कुछ इस तरह से था, जबकि कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ कुछ इस तरह से है। याद रखें ये दोनों लॉस हेल्प अस टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। ये दोनों लॉस हमें फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने में मदद फराहम करते हैं। ठीक है, आप जानते हैं हमारे पास एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, अब वो चाहे फोर्स अट्रैक्शन की हो चाहे रिपल्शन की। इसी तरह से एक मैस दूसरे मैस पर भी अट्रैक्शन की, ओनली अट्रैक्शन की फोर्स लगाता है। इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, हमें न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ और कूलम्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ इनके मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट करके बताता है। और साथ साथ इट आल्सो हेल्प टू कैलकुलेट द डायरेक्शन, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। और इन फोर्सेस की डायरेक्शन को भी कैलकुलेट करने के लिए हम ये दो लॉस यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां पर दो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आप या मेरे माइंड में जरूर आते हैं। हमने बात की फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को मेजर करने के लिए ये लॉ यूज होते हैं, चाहे वो न्यूटन का लॉ है चाहे वो कूलम्स का लॉ है। लेकिन सवाल ये है, ये जो फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनका ओरिजिन क्या है, ये कहां से पैदा होती हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो कि हमारे पास इस तरह से आता है, हाउ दीज फोर्सेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मैस टू अनदर मैस एंड वन चार्ज टू अनदर चार्ज। अब मैं इस क्वेश्चन को जरा बता देता हूं, इजीली समझा देता हूं कि सवाल है क्या। पहला सवाल ये है कि व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ फोर्सेस। पहली फोर्स हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज G(m)m/r²। जबकि दूसरी फोर्स हमारे पास कूलम्स की फोर्स है K(q1q2/r²। अच्छा देखें, दो फोर्सेस हैं, सवाल ये पैदा होता है, पहला क्वेश्चन जो कि बेसिकली पहला क्वेश्चन वो ये है, इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है, दोनों फोर्सेस कहां से पैदा होती हैं, कैसे पैदा होती हैं, इसे कहते हैं ओरिजिन। एंड व्हाट इज द ओरिजिन। तो बच्चों, अब इस बात का मैं जवाब देता चलूं। इस बात का आंसर है द ओरिजिन इज स्टिल अननोन। याद रखें, दोनों फोर्सेस का ओरिजिन आप लोगों की क्लास की हद तक स्टिल अननोन है, हमें नहीं पता इनका ओरिजिन क्या है, किस तरह से ये पैदा होती हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इन्हें पैदा करती हैं। तो पहला सवाल था, इनका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन इज स्टिल अननोन। लेकिन ये एज अ बेसिक, एज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ली जाती है चार्ज या मैस की, कि ये फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, दीज आर बेसिक फोर्सेस, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स है चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दीज आर जनरली बेसिक फोर्सेस। फोर फंडामेंटल फोर्सेस में दो फोर्सेस हमारे पास ये हैं, लेकिन इनका ओरिजिन अननोन है। ठीक है, अच्छा, पहले सवाल का जवाब ये कि हमारे पास ये फंडामेंटल फोर्सेस ही हैं और इनका ओरिजिन स्टिल अननोन है। दूसरा सवाल कि हमारे पास ये फोर्सेस एक मैस से दूसरे मैस पे कैसे लगती हैं, इसकी मैं मिसाल देता हूं। सेकंड क्वेश्चन, these forces, how these forces transmit। सपोज करें एक बॉडी का मैस कैपिटल M है जबकि दूसरी बॉडी का मैस स्मॉल m है, और मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करता हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स ये कहती है पहली बॉडी
दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी यहां पे अट्रैक्शन होगी। अब सवाल ये है हाउ, कैसे पॉसिबल है कि एक मैस दूसरे मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, यानी एक मैस से फोर्स दूसरे मैस पर ट्रांसमिट हो, ये कैसे पॉसिबल है। इसी तरह से अगर बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। सपोज ये चार्ज Q1 है, जबकि ये वाला हमारे पास चार्ज Q2 है। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स ट्रांसमिट करता है, ये कैसे करता है। तो इस बात का जवाब हमें देने के लिए एक और साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी प्रेजेंट की थी, एंड दैट साइंटिस्ट वाज कॉल्ड माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने एक्सप्लेन किया था अकॉर्डिंग टू फैराडे किस तरह से एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स ट्रांसमिट करता है। हमें इस बात का पता माइकल फैराडे के कॉन्सेप्ट से लगता है। चलिए अब मूव करते हैं बेसिक क्वेश्चंस के बाद माइकल फैराडे का कॉन्सेप्ट क्या था, अब हम इसे पढ़ लेते हैं। ओके, बात कर लेते हैं माइकल फैराडे के कॉन्सेप्ट की। माइकल फैराडे ने एक थ्योरी प्रपोज की थी and he introduced the basic concept of electric field. First time electric field का concept वो माइकल फैराडे ने प्रोवाइड किया था। He proposed या he provided the concept of electric field. याद रखें ये आप लोगों के पास एक MCQ पूछा जा चुका है और फर्दर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये है कि who proposed या who introduced the concept of electric field, तो his name was माइकल फैराडे। ये पास्ट पेपर एमसीक्यू आ चुका है। अच्छा, अब इसकी थ्योरी क्या थी, व्हाट वाज थ्योरी। अगेन मैं इसे मेंशन कर दूं, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट वाज द थ्योरी ऑफ माइकल फैराडे। माइकल फैराडे का कहना था, चलो मैं थ्योरी पहले लिख देता हूं फिर मैं आपको समझा देता हूं। ओके, अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी इट इज द intrinsic property of a charge that a field exists around it is called electric field. Okay, अब मैं जरा इसे समझा देता हूं। According to this theory, it is an intrinsic property of a charge. ये चार्ज की एक intrinsic property होती है, यानी उसकी पर्सनल एक खासियत होती है that a field exists around it. किसी भी चार्ज के गिर्द एक फील्ड जरूर मौजूद होती है और उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसे मैं एक एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करता हूं। सपोज हमारे पास स्पेस में एक चार्ज मौजूद है एंड दैट इज द चार्ज। ये हमारे पास स्पेस में एक चार्ज मौजूद है। अब थ्योरी क्या थी, कहता है इस चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि इसके गिर्द एक फील्ड मौजूद होती है और चार्ज के गिर्द जो फील्ड मौजूद होगी ना स्पेस में, उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्योरी तो मैंने प्रेजेंट कर दी है, अब हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन कुछ इस तरह से है और डेफिनेशन के बाद मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहां पे शेयर करूंगा आपसे। द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज इन विच दैट चार्ज एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इसे मैं मिसाल देकर समझाता हूं ताकि इसकी क्लियर समझ आ जाए। इस एग्जांपल को मैं बाद में, पहले मैं इस एग्जांपल को एक्सप्लेन कर दूं। सपोज आपके पास एक चार्ज मौजूद है स्पेस में, इस चार्ज के गिर्द ये एक फील्ड जनरेट कर लेता है, ठीक है। ये एक चार्ज मौजूद है और ये चार्ज अपने गिर्द एक फील्ड जनरेट करता है, जिस फील्ड को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं, ठीक है।
अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, ये चार्ज, अगर कोई भी चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाए तो ये पहला चार्ज इस दूसरे चार्ज पर एक फोर्स लगाता है, और वो फोर्स कौन सी है आप जानते हैं, वो कूलम्ब फोर्स है। तो दैट फील्ड इन विच दिस चार्ज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर चार्ज, दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात याद रखिए, अगर ये दूसरा चार्ज पहले चार्ज की फील्ड में मौजूद ना हो, कहीं दूर मौजूद हो, यानी यहां पर मौजूद हो, तो ये चार्ज इस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। ये फोर्स तब लगती है जब दूसरा चार्ज पहले चार्ज की फील्ड में मौजूद हो। तो वो फील्ड, वो रीजन, वो स्पेस, जिस स्पेस में पहला चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, दैट रीजन और दैट स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक और बात बताता चलूं, इट इज आल्सो कॉल्ड फोर्स फील्ड। ठीक है, याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फोर्स फील्ड भी कहते हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, मे पॉसिबल कि आप लोगों को एग्जाम में पूछ ली जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा नाम फोर्स फील्ड है, इसलिए हम इस आर्टिकल का नाम भी फील्ड्स ऑफ फोर्स ही रखते हैं और पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स फील्ड भी कहते हैं। इसे फोर्स फील्ड क्यों कहते हैं, इसकी भी रीजन मैं यहीं से समझा देता हूं। देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो कॉल्ड अ फोर्स फील्ड। इसकी रीजन ये है, देखें ये चार्ज था, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा की, यानी इसने फोर्स फील्ड पैदा की। तो जब दूसरा कोई भी चार्ज जो पहले यहां पर था Q2, जैसे ही वो चार्ज यहां पर आएगा तो ये पहला चार्ज दूसरे चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा। चूंकि वो फोर्स लगाता है, इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फोर्स फील्ड भी कहते हैं। अच्छा, ये तो डेफिनेशन थी हमारे पास फिजिकली तौर पर। अब हम मैथमेटिकल डेफिनेशन भी एक्सप्लेन करते हैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, इसकी दूसरी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, चलिए वो मैं यहीं पे एक्सप्लेन करता हूं। व्हाट इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, ये बात तो हम जान चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब एक कंसेप्ट है, वो मैं आप लोगों से शेयर करता चलूं, जो एग्जाम्स का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए कंसेप्ट है। याद रखिए, मैंने कहा कहीं पर भी चार्ज मौजूद हो तो वो अपने गिर्द एक रीजन, एक स्पेस बना लेती है। इस रीजन या स्पेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इस रीजन या स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है या नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है या वो कितनी वीक है, इसका पता हमें किसी दूसरे चार्ज की मदद से लगता है। सपोज एक चार्ज हमारे पास यहां पे मौजूद था, इस चार्ज को मैं Q0 कहता हूं। बाय द वे, Q0 that is called टेस्ट चार्ज। Q0 से मुराद हमारे पास यहां पर टेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, अच्छा, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है या नहीं, इसका पता हमें टेस्ट चार्ज की मदद से लगता है। यानी विदाउट टेस्ट चार्ज हम कहीं भी टेस्ट नहीं कर सकते कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है भी या नहीं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी वीक है। तो विद द हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज हमें पता लगता है। देखें, टेस्ट चार्ज सपोज यहां पे मौजूद है। ठीक है, अगर टेस्ट चार्ज यहां पर मौजूद है तो ये इसकी फील्ड से बाहर है, इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन जैसे ही इस टेस्ट चार्ज को मैं मूव करवाता हुआ इसकी फील्ड के अंदर ले आऊंगा, तो ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाना शुरू हो जाएगा, और वो फोर्स कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यही वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी का पता लगाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मालूम हो वो कितनी स्ट्रॉन्ग और कितनी वीक है, तो उसके लिए आपको एक टेस्ट चार्ज की जरूरत होगी। अब सवाल ये पैदा होता है, टेस्ट चार्ज क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ऐसा चार्ज जिसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही वीक हो, ऐसा चार्ज सिर्फ टेस्ट करने के लिए यूज होता है, एंड दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। तो मैं इसकी भी डेफिनेशन यहां पे डिफाइन कर देता हूं। अ चार्ज whose electric field is much weak as
कंपेयर टू पॉइंट चार्ज। is called टेस्ट चार्ज। तो बच्चों ये मैंने टेस्ट चार्ज को डिफाइन कर दिया। मैंने आपको ये बताया है कि अगर आप कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी का पता लगाना चाहते हैं तो आपको वहां पर एक टेस्ट चार्ज लगाना होगा। वो टेस्ट चार्ज अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर मौजूद है तो ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन जैसे ही ये चार्ज यहां से मूव करके इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाता है तो उस सूरत में ये वाला चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। ठीक है, और याद रखें टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक ऐसा चार्ज जिसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक हो एज कंपेयर टू पॉइंट चार्ज। तो ऐसा चार्ज टेस्ट चार्ज कहलाता है। अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक है जबकि इसकी निस्बत बाकी जितने चार्ज हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसे चार्ज को टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो आप लोगों ने ये जान लिया विदाउट द हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड को सही तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। तो अब हम एक दूसरी डेफिनेशन डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, और वो क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन। बच्चों मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की? इलेक्ट्रिक फील्ड की मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है, द कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी हम जो कूलम की फोर्स लगाते हैं ना पर यूनिट टेस्ट चार्ज, द कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज क्वाइट सिंपल। इसे मैं अब डिफाइन कर देता हूं, द कूलम फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज is called the coulomb force per unit test charge is called electric field। ठीक है, इसे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, यानी आप कूलम की फोर्स को, कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यूनिट टेस्ट चार्ज पर डिवाइड कर दें तो आपके पास जो जवाब आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दोनों तरह से डिफाइन करने में कामयाब हैं। सबसे पहले हमने फिजिकल डेफिनेशन की और फिर मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है वो शेयर करते चलें। इसका यूनिट क्या है, इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या होगी, और इसके साथ साथ हमारे पास ये स्केलर क्वांटिटी है या ये वेक्टर क्वांटिटी है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली डिफाइन कर चुके हैं। अब मैं इसके यूनिट के बारे में और फिर इसकी डायरेक्शन वगैरह के बारे में बताते चलूं कि क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसकी डायरेक्शन होती है या नहीं होती है। याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन मैंने क्या बताई थी कि अगर हम कूलम्स फोर्स को टेस्ट चार्ज पर डिवाइड कर दें, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। लेकिन यहां पर सिंपल सी बात है, हमें यहां पे आसानी पता लग जाएगा, फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, अदरवाइज ये इक्वेशन की होमोजेनिटी को चैलेंज करती है। तो अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और इसकी भी डायरेक्शन होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड is also vector quantity। याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है, ठीक है, एंड its direction is same as direction of फोर्स, और इसकी डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन दोनों सेम होती हैं। इसे मैं यूं समझा देता हूं कि पहला चार्ज था Q1 और दूसरा चार्ज था Q2। आप लोग जानते हैं पहले चार्ज ने दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाई, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, F कहते हैं। पहले चार्ज ने दूसरे चार्ज पर लगाई तो इसे कहते हैं सेकंड चार्ज पर फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी।
हो सकता है कि Q2 Q1 पे एट अ टाइम फोर्स के द्वारा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन फोर्स की है। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, फोर्स भी वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है। अब इसका यूनिट क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल था फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल में फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। फिर वो टेस्ट चार्ज है या कोई भी पॉइंट चार्ज है, उनका यूनिट कूलम होता है। तो सिंपली न्यूटन कूलम इनवर्स, दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आ चुका है। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट भी डिफाइन कर दिया और ये भी बता दिया ये कौन सी क्वांटिटी है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली तौर पर यहाँ पर डेरिवेट करता हूँ, डेरिवेशन करता हूँ। सो डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर ड्राइव करते हैं और ड्राइव करना कोई खासा मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। यूं ड्राइव करते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके, अच्छा वी नो दैट, हम ये बात पहले से जानते थे, वी नो दैट द कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें पहले से पता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। अच्छा देखिए, सपोज आपके पास एक टेस्ट चार्ज है Q1 और इस टेस्ट चार्ज के गिर्द एक फील्ड मौजूद है और इसके बाहर एक ये आप लोगों के पास एक पॉइंट चार्ज है। सपोज आपके पास ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के गिर्द ये फील्ड मौजूद है और इसके बाहर ये टेस्ट चार्ज मौजूद है। याद रखें ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है और इसे मैंने पॉइंट टेस्ट चार्ज कहा है, ठीक है। अच्छा, जो बाहर चार्ज मौजूद है अभी उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही ये चार्ज मूव करके इसकी फील्ड के अंदर आ जाएगा तो ये वाला चार्ज Q1 इस Q0 पर एक फोर्स लगाता है और ये वही फोर्स है। तो इस फोर्स को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखें, फोर्स आपके पास इक्वल होती है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, लेकिन Q1 की जगह पर मैं यहाँ पर चार्ज Q रहने देता हूँ और Q2 की जगह पर मेरे पास टेस्ट चार्ज है Q0, ठीक है। तो मैंने सिर्फ इतनी सी चेंजिंग की है, Q1 की जगह पर सिंपल Q है जबकि Q2 की जगह पर Q0 पुट किया है, ठीक है। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, पुट वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज और फोर्स की क्या वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू है K Q Q0 ओवर R स्क्वायर। वो मैं यहां पे पुट करता हूं, K Q Q0 ओवर R स्क्वायर। अगर मैं इसे सिंपलीफाई करता हूं तो स्टूडेंट्स ये Q0 इस Q0 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी K Q ओवर R स्क्वायर। ये आप लोगों के पास वैल्यू आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जबकि आप जानते हैं K की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप K की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली क्या आ जाएगी, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। दैट इज द फाइनल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ड्राइव कर लिया है इन वेक्टर फॉर्म। अब जाहिर बात है इसकी वेक्टर फॉर्म भी होगी क्योंकि मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो जवाब कुछ यूं होगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर और इसके साथ एक यूनिट वेक्टर आएगा R कैप। यही यूनिट वेक्टर मैंने आप लोगों को कूलम्स फॉर्मूला में भी एक्सप्लेन किया था। तो ये आप लोगों के पास कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गई है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट के बाद ना ये कंसेप्ट हम बआसानी समझ सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को समझने के बाद
हम ये सेकंड क्वेश्चन है, इसे बहुत आसानी समझ सकते हैं। सवाल ये था हाउ इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन चार्ज टू अदर चार्ज, यानी आपके पास एक चार्ज था Q1, दूसरा चार्ज था Q2, तो फोर्स कैसे एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर लगती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के बाद मैं इसे समझाता हूँ। अच्छा, एक बात याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के गिर्द एक रीजन होता है। तो ये आपके पास फोर्स चार्ज है Q1, इसके गिर्द जो फील्ड है उस फील्ड को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहूंगा। लाजमी याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक फॉर्म एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी फॉर्म। ठीक है, मैं यहां पर नंबर डेंसिटी एक्सप्रेशन मैं यहां पर नंबर डेंसिटी एक्सप्रेशन शो करता हूं। ये नंबर डेंसिटी एक्सप्रेशन किसका है? दैट इज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम यहां पर नंबर डेंसिटी एक्सप्रेशन लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। आपके पास एक चार्ज है Q1, इसके गिर्द आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डॉट्स की मदद से शो करते हैं, कुछ यूं करके डॉट्स ड्रॉ करते हैं। दीज आर डॉट्स। सो मैं यहाँ पर बहुत सारे डॉट्स ड्रॉ करता हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि आप जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाएंगे इन डॉट्स की तादाद कम होती जाएगी। ठीक है, आप जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जा रहे हैं इन डॉट्स की तादाद कम होती जा रही है। चार्ज के करीब नंबर ऑफ डॉट्स ज्यादा हैं, जबकि चार्ज से दूर जाते जाएं तो नंबर ऑफ डॉट्स कम होते जाते हैं। इसे कहते हैं नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी से मुराद ये है किसी एक खास रीजन में डॉट्स की तादाद को नंबर डेंसिटी कहते हैं। तो चार्ज के करीब नंबर डेंसिटी ज्यादा होती है और चार्ज से दूर जाते जाएं तो नंबर डेंसिटी कम होती जाती है। अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं, बल्कि मैं यहाँ पर एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। वो ये है कि नंबर ऑफ डॉट्स is directly proportional to strength of electric field. याद रखें, आपके पास नंबर ऑफ डॉट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी जहां पर नंबर ऑफ डॉट्स ज्यादा होती हैं वहां पर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है। यही वजह ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जहां पर डॉट्स ज्यादा हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे नंबर ऑफ डॉट्स कम होते जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। इसलिए ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और याद रखें, नंबर ऑफ डॉट्स को हम नंबर डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो डॉट डेंसिटी या नंबर डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। आगे मूव करते हैं और अब अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। याद रखिए, इस क्वेश्चन इस टॉपिक में फील्ड्स ऑफ फोर्स में दो बातें याद रखने वाली हैं और एक एग्जाम्स के लिहाज से जरूरी है, जिसे लाजमी याद रखना है। वो ये कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लाजमी याद रखनी है, फिर वो फिजिकल डेफिनेशन हो और मैथमेटिकल हो, दोनों को लाजमी याद रखना है। और ये डेरिवेशन लाजमी याद रखनी है, इसे ड्राइव करना भी आना चाहिए। बाकी जितनी बातें मैंने बताई हैं स्टूडेंट्स, वो आपके इल्म में इजाफे के लिए है। दो क्वेश्चंस जो स्टार्ट में मैंने बताया वो भी लाजमी याद होने चाहिए। बाकी चीजें आप अपने कंसेप्ट के लिए अपने माइंड में महफूज करें, लेकिन इन्हें नोट्स बनाकर जरूर याद करें। थैंक यू, आज के लिए अल्लाह हाफिज। और इसी चैनल को मजीद पजीराई के लिए इसे लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन है वो जरूर पूछा करें। और फिर अगर इसमें कोई भी गलती, कोई खामी आती है तो काइंडली आप अपने इल्म के मुताबिक उसे करेक्ट करने में मेरी मदद करें, या अगर कोई बात मुझसे पूछनी है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।